इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन आई और हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक लिबरलिज्म को। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में पहली चीज़ ये है कि जो स्टेटस था करेंसी का, यानी गोल्ड और सिल्वर, वो चेंज करके करेंसी नोट्स मार्केट में लाए गए, यानी कोई और इंस्ट्रूमेंट जिसके ज़रिए से सेल परचेज का जो निज़ाम है वो चलाया जा सके। अब ये कर दिया गया कि गोल्ड को एक पैरामीटर के तौर पर रख लिया गया कि जनाब इतने गोल्ड के एवज़ जो इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, जो पेपर है, उसको इतने नोट छापे जा सकेंगे और उनके साथ डील किया जा सकेगा। इसमें एक तो फ़ायदा ये हो गया कि जो आपका एक्चुअल एसेट है, यानी एक्चुअल जो गोल्ड है, वो आपका महफूज रहता है और उसके एवज जो इंस्ट्रूमेंट है वो सर्कुलेट होता रहता है, यानी मनी की सर्कुलेशन भी रहती है और असल जो एसेट है वो भी अपनी जगह पे महफूज रहता है। दूसरी चीज़ इसमें है इंडिविजुअलिज्म, यानी जो स्टेट का इन्फ्लुएंस है इकोनॉमी फाइनेंशियल सर्कुलेशन में, उसे कम से कम किया जा सके। यानी स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करे और जो इंडिविजुअल हैं उनको ये इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी का बिजनेस कर सके, अपनी मर्ज़ी के पैसे जो है वो जनरेट कर सके, जितनी मेहनत करें उसके एवज़ उनको उतना सरमाया जो है वो मिले, फिर वो चाहे तो उस सरमाए को इन्वेस्ट कर सके किसी जगह, यानी प्राइवेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इंडिविजुअल को एम्पावर किया जाए और वो अपने निज़ाम को देख सके, स्टेट ना करे। तीसरे नंबर पे इसमें प्राइवेट मार्केट्स हैं। जाहिर है कि इस मकसद के लिए प्राइवेट मार्केट्स इस्टेब्लिश की गई। पब्लिक जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उनको जब आप मिनिमाइज़ कर देंगे तो जाहिर है कि प्राइवेटली ये सारे काम डील किए जाएंगे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो हैं वो खुद एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, उस कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए वो खुद सेल परचेज़ के काम में आ सकेंगे, इवन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ सकेंगे। और चौथी बात जो थी वो ये थी कि स्टेट की रेगुलेटरी पावर से ज़्यादा पावर नहीं होनी चाहिए, यानी उसकी पावर को लिमिट किया जाए। स्टेट जो यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ जो होंगी वो बिज़नेस नहीं करेंगी, वो सिर्फ़ और सिर्फ रेगुलेशन का काम करेंगी। तीसरी है जनाब मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का जो नज़रिया है, इट इज़ मोर एन आइडियोलॉजी टू स्टडी द ग्लोबल इकोनॉमी। और उन्होंने क्लास को, कार्ल मार्क्स ने जो ओवरऑल वर्ल्ड की इंटरनेशनल सोसाइटी है इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, यानी एक प्रोलेटेरिएट है और दूसरे बुर्जुआजी है। इन्होंने ये कहा कि कैपिटलिज्म जो है इसमें गरीब गरीब तर होता जाता है और अमीर जो है वो अमीर तर होता जाता है, और इसकी वजह से सोसाइटी जो है वो डिवाइड हो जाती है और दो मेन क्लासेस में डिवाइड हो जाती है। इन दो क्लासेस में जो बुर्जुआजी है इनके पास सारे के सारे रिसोर्सेज होते हैं, ये सारा पैसा अपने पास जमा करते हैं, यही मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है अपने हाथ में रख लेते हैं और ये हमेशा अमीर से अमीर तर ही होते जाएंगे। इसी तरीके से जो प्रोलेटेरिएट होंगे, वो गरीब है, वो किसान है, तो वो हमेशा किसान ही रहेगा, वो कभी भी उस ज़मीन को एक्वायर नहीं कर सकेगा। कैपिटलिज्म के अंदर जो बुनियादी फ्लॉ है वो ये है। दूसरी बात इन्होंने ये की कि स्टेट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, तमाम लोग जो स्टेट में रह रहे होते हैं उनकी जो वेल बीइंग है उसकी ज़िम्मेदार तो स्टेट है, लिहाजा स्टेट अपने हाथ में रिसोर्सेज रखे। यानी मिसाल के तौर पे ज़मीन है, तो अब जब पाकिस्तान की हम मिसाल ले लेते हैं तो पाकिस्तान की जितनी ज़मीन है वो सब की सब स्टेट के कंट्रोल में होनी चाहिए और लोग जो है वो उसमें किराएदार की हैसियत से रहें, ताकि ये कंसेप्ट, ये जो डिस्टिंक्शन है सोसाइटी की, ये ख़त्म हो जाए कि एक अमीर के घर में पैदा होगा तो वो अमीर रहेगा, गरीब गरीब। इक्वालिटी को एक तरह से इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की। ये जनाब नज़रिया है मार्क्सिज्म का। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टडी करते हैं जो आजकल हमारे सामने दुनिया में हो रही है, जिनमें एक चीज़ दुनिया में हो रही है और एक इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिनको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एक है जनाब बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी में इस वजह से स्टडी करते हैं कि ये कोई भी दो ममालिक होते हैं या दो से ज़्यादा ममालिक हैं, उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए सबसे बेहतरीन पैरामीटर है। जो भी कंट्री, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जब दो कंट्रीज़ का आपस में लेवल पर होता है या इवन सरप्लस होता है या डेफिसिट होता है, उससे ये पता चलता है कि ये एक दूसरे के ऊपर किस हद तक इंटरडिपेंडेंट है। चाइना से जो इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूनाइटेड स्टेट्स को, वो उनकी इंटरडिपेंडेंसी है। यानी वो चाइना के राइज को कंट्रोल करने के लिए अपना जो एक इकोनॉमिक वेपन है, इकोनॉमिक सैंक्शंस का वेपन है, वो भी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। अभी ट्रेड वॉर जो 2017 से शुरू हुई थी, उसमें आपने देखा होगा कि जितना भी अमेरिका की तरफ से पाबंदी लगाई जाती थी, उसी पैमाने की पाबंदी चाइना की तरफ से लगा दी जाती थी।
यानी वो बिल्कुल उसी वॉल्यूम के साथ रिटेलिएट करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि अमेरिकन नीड देम एज मच एज दे नीड अमेरिका। बल्कि अब चाइना की जो डिपेंडेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स पर वो काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो इंटरडिपेंडेंसी है वो उसी तरह से इंटैक्ट है। तो जनाब, बैलेंस ऑफ ट्रेड में 3 चीज़ों को हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स है। यानी किसी भी कंट्री से जो इंपोर्ट्स कोई कंट्री कर रहा है, मंगवा रहा है जितनी चीज़ें, और जितनी चीज़ें वो एक्सपोर्ट कर रहा है यानी बाहर के ममालिक में भेज रहा है, इस चीज़ से सबसे ज़्यादा कंट्रीज़ की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इफ़ेक्ट होती है। अब हमारा जो यूनाइटेड स्टेट्स से रिलेशनशिप है पाकिस्तान का, उसमें यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स पाकिस्तान वो कहीं ज़्यादा हैं इंपोर्ट्स के मुकाबले में। लिहाजा हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो हमेशा डिस्टर्ब रहता है, यानी डेफिसिट में रहता है। इसी तरीके से बाकी कंट्रीज़ के साथ आप देख लेंगे तो पाकिस्तान का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो इस वजह से डिस्टर्ब है, हमारी इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट्स के मुकाबले में, तो उसकी वजह से ये जो डिस्टर्बेंस है ये इसी तरीके से कंटिन्यू रहती है। और दूसरी चीज़ आ जाती है करेंसी की स्टेबिलिटी। आप ये देखेंगे कि हमारी पाकिस्तान की जो करेंसी है वो स्टेबल नहीं है, यानी उसकी डीवैल्यूएशन मुसलसल होती रहती है। हर आने वाली जो गवर्नमेंट है उसमें ये होता है कि वो अपनी हद तक यानी 5 साल की पीरियड तक तो किसी न किसी तरह उस एक ख़ास वैल्यू को बरकरार रखती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से डीस्टेबलाइजेशन आ जाती है। अब जब करेंसी डिस्टेबलाइज होती है तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो कभी भी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि वो उस रिस्क को कैलकुलेट नहीं कर सकते कि अब करेंसी डीवैल्यू होगी तो किस लेवल पर होगी और उससे फिर हमें कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा। लिहाजा ये जो चीज़ होती है ये पॉलिटिकल डिसीजंस इसको डायरेक्टली हिट कर रहे होते हैं। जब आपने पॉलिटिकली डिसीजंस, जैसे अभी पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है इसने जो पॉलिटिकली डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह से आपकी करेंसी डायरेक्ट इकोनॉमी भी हिट हुई है और करेंसी भी हिट हुई है। गो कि वो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे हैं, यानी अगर लॉन्ग टर्म में ये डिसीजंस प्रोलॉन्ग हो सके और तो इंस्टीट्यूशंस अपने कदमों पे खड़े हो गए तो फिर तो चीज़ स्टेबलाइजेशन आ जाएगी। लेकिन उस वक्त तक अगर ये नहीं होता, मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता, या 2 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, पॉलिसीज़ नहीं बन जाती हैं, तो फिर ये जितनी भी महंगाई हुई और ये सब कुछ हुआ ये इसी तरीके से बरकरार रहेगा। और तीसरी चीज़ होती है टैक्सेस एंड टैरिफ्स। टैक्सेस में आपने ये देखना होता है कि आपकी कंट्री का जो टैक्स नेट है वो कितना है, यानी कितना टैक्स कंट्री के अंदर से जनरेट किया जा रहा है, पब्लिक में से कितने लोग ऐसे हैं जो टैक्स दे रहे हैं और कितना टैक्स दे रहे हैं। अगर इस चीज़ में इक्वालिटी नहीं आती है तो फिर उसका नुकसान ये हो जाता है कि जो टैक्स देने वाले हैं ऑलरेडी उनके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ जाता है और इससे डिस्टेबलाइजेशन होती है। दूसरी जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी होती है वो होती है टैरिफ्स के मामले में। अब हमने चाइना के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए और उस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स आने लगी, बड़ी तेज़ी से आने लगी, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने बिल्कुल मार्केट को फ्लड कर दिया और पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के लिए भी जगह नहीं रही। तो ये अगर एक्सेस हो जाए इस चीज़ का तो फिर इसका ये नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। इसी तरीके से आप ये देखते हैं कि बाज़ प्रोडक्ट्स जो हमने अपनी जब इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना होता है तो हम उन चीज़ों पे टैरिफ लगा देते हैं। टैरिफ का नतीजा फिर ये निकलता है कि वो जो इंपोर्ट करेंगे आप चीज़ वो महंगी हो जाएगी। जब वो महंगी होगी तो आपको जब वो चीज़ महंगी हो जाती है तो फिर आपको अपनी प्रोडक्शन पे रिलाई करना पड़ता है। इससे आपकी अपनी प्रोडक्शन भी बढ़ती है और इससे आपकी एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा होता है। फिर जनाब एक कंसेप्ट है ब्लैक मनी का। ब्लैक मनी के कंसेप्ट पर बड़ी तफसील से इस बुक में बात की गई है। ब्लैक मनी के अंदर जो 2 पॉइंट्स हैं जिन पे मैं यहाँ पे बात करूँगा, जिनमें से एक है टैक्स हेवन्स। जब हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हैं, जैसे अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग में ठीक है कि जो कंट्रीज़ मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, जहाँ से पैसा निकल के जा रहा है वो कंट्रीज़ तो अकाउंटेबल हैं, लेकिन जिन कंट्रीज़ में जा रहा है वो भी उतने ही अकाउंटेबल हैं क्योंकि वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। वो वहाँ पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कि यहाँ से लोग पैसा निकालें और उन कंट्रीज़ में ले जाएं। ये है जनाब टैक्स हेवन्स।